बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी हियर। आज हम 25 अप्रैल 2024 थर्सडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है डिजिटल ग्रोथ। डिजिटल ग्रोथ में जो फर्स्ट सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन ये पूरे आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है। टेक्नोलॉजी डिवाइड्स अस। टेक्नोलॉजी हमें डिवाइड कर रही है। बेसिकली यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है। यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि नियरली 50% और मोर देन 50% पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें ये कहा जाता है कि ये जो आईसीटी है, इंटरनेट आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरी दुनिया में सबका एक तरह से बेसिक राइट बन गया है। और पाकिस्तान में अभी भी मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऐसे हैं कि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो चूंकि बहुत सारी चीजें अब चली ही इंटरनेट पे गई हैं, तो इसलिए दूसरी साइड पे इसका मतलब ये है कि उन तक सही कम्युनिकेशन नहीं पहुंचती। वो लाइफ में उस तरह से लोगों के साथ मिल के चल नहीं सकते। वो मतलब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई और काम इंटरनेट पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारे उन 50% जो मोर देन 50% लोग हैं वो सारे लोग तो इस फैसिलिटी से महरूम हो गए ना, कि वो कोई अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये एक तरक्की की अलामत समझी जाती है आजकल। और इस तरक्की की अलामत को जो है ना लोगों से दूर रखना या लोगों को प्रोवाइड ना करना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टारगेट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा तवज्जो दे। अब इसमें जरा ये देखिए कि मतलब इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटरनेट जो है ना वो अब पैसे पैसे से आता है ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है लोगों के लिए। तो चूंकि पैसे से आता है, इस वजह से अच्छा, तो अब इस तरह से हमें ये देखना है कि डिजिटल ग्रोथ पाकिस्तान की उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट अब पूरी दुनिया में एक बेसिक फैसिलिटी बन गया है, और हमारे यहाँ चूंकि खरीदा जाता है तो जिसके पास पैसे हैं वो खरीद लेता है, दूसरा नहीं खरीद सकता। अच्छा, अब इसमें इस जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमने हाईलाइट किए थे उसमें आपको कुछ पॉइंट आउट करने हैं। इंटीग्रेट एक अच्छा वर्ड है जो कि आपको जरूर इसको अपनी राइटिंग लिस्ट में शामिल करना चाहिए। और इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यकजा करना, जम करना, ये। और फिर सब्सिडी एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, मेरा ख्याल है कि आपको पता ही होगा। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि किसी भी बेसिक फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट का लोगों की जगह पे कुछ पैसे पे करना। जैसे हमारे यहाँ हज पे सब्सिडी पहले दी जाती थी, अब भी थोड़ी बहुत है। और जो किरायों पे, जैसे मेट्रो बस का किराया, मेट्रो ट्रेन का किराया, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हम जब आगे चलते हैं तो सेकंड वाला एडिटोरियल है निकाह राइट्स के बारे में। निकाह राइट्स क्या है? देखिए, सिचुएशन ये है जिसके ऊपर हमारे एडिटोरियल ने बात की है। असल में जो लिंक मिला है वो कहाँ से मिला है, लेकिन पहले सिचुएशन देख लें कि जब शादी होती है, निकाह
हो रहा होता है, निकाह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल अप कर किए जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त औरत तकरीबन लाइल्म होती है चीज़ों से कि क्या लिखा जा रहा है। मतलब मर्द ही इकट्ठे होके निकाहनामा के ऊपर लिख रहे होते हैं, और औरत, नो डाउट कि औरत को एतबार होता है अपने फादर पे, अपने भाइयों पे, ठीक है? लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें औरतों के राइट्स का उतना ख़्याल नहीं रखा जाता। जो कि मतलब मर्द जो होते हैं, जो भाई और बाप होते हैं, वो भी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर ज़्यादातर यही होता है कि तलाक का जो राइट है वो सिर्फ़ मर्द के पास होता है, लिखा जाता है निकाहनामा में। औरत को तलाक का राइट दिया ही नहीं जाता, और कहा जाता है कि सिर्फ़ 2% ऐसी औरतें हैं जिनको तलाक का राइट दिया गया, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में। असल में ये बात शुरू कहाँ से हुई कि एक औरत जो कि जिसको तलाक हो गई, उसने प्लॉट का एक जो है वो केस किया कि ये प्लॉट जो है वो निकाहनामा में मेंशन किया गया था, स्पेशल कंडीशंस के अंदर, और ये प्लॉट मुझे मिलना चाहिए। वो केस चलते-चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट ने औरत के हक में फैसला दिया कि येस, प्लॉट जो है वो निकाहनामा में लिखा हुआ था, और इसका जो है वो औरत को मिलना चाहिए, और वो औरत को मिल गया। इसके ऊपर एक डिसीजन आ गया। अब यहाँ यहाँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो इसलिए फिर हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का मतलब है कि एक लॉ बन गया है। क्योंकि जो टॉप कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसका डिसीजन भी लोअर कोर्ट्स के लिए एक लॉ होता है। तो अब पहली बात तो ये है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, ये उसमें एक डिटरमाइन किया है इस चीज़ को कि निकाहनामा में जहाँ पे भी एम्बिग्विटी हो, उसका बेनिफिट औरत को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकाह के टाइम पे औरत को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया जाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि इन 99.99% ऐसा ही होता है कि औरत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता जब निकाह की शर्तें तय हो रही होती हैं। तो इसलिए अगर कहीं पे भी निकाहनामा में डाउट हो, तो उसका फ़ायदा जो है वो औरत को मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो न्यूज़पेपर एडिटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, मर्दों में, औरतों में, सब लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए कि भई औरतों को भी निकाहनामा की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में अ, उनको उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए। मतलब फादर या ब्रदर्स जो हैं औरत के, निकाह के टाइम पे सिर्फ़ वही अपनी सोच के मुताबिक निकाहनामा के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस ना लिखें या लिखवाएँ, बल्कि औरत को भी पूरा उसका पता होना चाहिए कि मेरी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएँगी निकाहनामे पे। अब देखें ना, जिस तरह से कैंपेन्स चलती हैं जहेज़ के हवाले से, और कुछ लोग वाक़ई इसको फ़ॉलो भी करते हैं कि जी जहेज़ नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो ये निकाहनामा की अवेयरनेस के हवाले से भी कैंपेन चलनी चाहिए। ये एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है जो कि हमारे एडिटर ने दिया है, और एडिटर एंड पे कहता है कि अब ये एक रास्ता बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। अब अदालतों को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और औरतों को उनके ड्यू राइट्स मिलने चाहिए, और उनकी मर्ज़ी से निकाहनामा लिखा जाना, ना ये कि जो मर्ज़ी मर्द लिखवा दें। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी हमारा जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, कैंपस क्रैकडाउन्स के बारे में है। और कैंपस क्रैकडाउन्स का मतलब ये है कि ये जो असल में नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा और यूरोप वगैरह में जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इज़राइल के खिलाफ और पैलेस्टीनियंस और गज़ा के हक में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो लोग अपनी बात कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो वो अपना ड्यू राइट यूज़ कर रहे हैं। उनको अवेयरनेस है, और उस अवेयरनेस की वजह से वो अपना
एक जो जो एक राइट टू प्रोटेस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं और अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि वो हिस्ट्री में किस साइड पे खड़े हैं और वो अपना बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वो जो वो जो सोचते हैं। और फिर इसमें यानी कि बताया उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिए, इलाकों के नेम लिए कि किस तरह से उन्होंने जो है ना वो अ, वो आई हैं जो प्रोटेस्ट आए। असल में हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब येल, कोलंबिया और एनवाईयू इन इलाकों से 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है यूएस गवर्नमेंट ने। यूएस गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है इसलिए क्योंकि वो इज़राइल के खिलाफ और पैलेस्टीनियंस के हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब ये आर्टिकल बेसिकली इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जो बाइडेन बहुत गलत कर रहा है कि वो एक तो ये है कि वो इज़राइल की जो है ना वो हमायत कर रहा है, जो कि जिनोसाइड कर रहा है वहाँ पे और औरतों और बच्चों को और लोगों को मार रहा है। एक तो जो बाइडेन नेतन्याहू की हर पॉइंट पे, हर स्टेप के ऊपर मदद कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है और दूसरा उसके अपने कंट्री में, अमेरिका में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सैकड़ों में हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वो अच्छे नहीं लग रहे और वो उन प्रोटेस्टर्स को भी अरेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है और बहुत गलत बात है, ठीक है? असल में व्यूअर्स असल में सोचने की बात ये है कि उतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट पैलेस्टीनियन इश्यू पे मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं हुए, जितने बड़े वेस्ट में और अमेरिका में हो रहे हैं या कनाडा में हो रहे हैं। ये असल में एक क्वेश्चन मार्क है, उनके माइंड में ये बात चली गई है कि चूंकि उन्होंने मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और जो किंग्स हैं, उनको अपने कब्जे में किया हुआ है एक तरह से, तो फिर इस तरह से वो ये समझते हैं कि शायद मुस्लिम जो राय आमा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो भी शायद इसीलिए चुप है कि वो डरते हैं अपने हुक्मरानों से। तो इसी से लीड लेके, इसी से एक समझ लें कि सहारा लेके वो अपने कंट्री में भी लोगों को डराना चाह रहे हैं, जो कि अ, उन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, और इसमें स्टूडेंट्स मैंने सेकंड वाले में भी आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं बताए, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे ख्याल में आपको अपनी राइटिंग में यूज़ करनी चाहिए। एम्बिग्विटी एक अच्छा वर्ड है, यू शुड बी यूजिंग दिस। फिर पैरामाउंट, पैरामाउंट एक अच्छा वर्ड है, राइटिंग में अक्सर स्टूडेंट यूज़ करते हैं और बड़ा अच्छा इसका वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है जो चीज़ अहम हो, जो चीज़ नागुज़ीर हो, जो बहुत ज़रूरी हो, जिसके बगैर गुज़ारा ही ना हो। ये भी आपको कहना चाहिए। अक्सर आप अपनी राइटिंग्स में, एसेज़ में, प्रेसी में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब थर्ड वाले पे आते हैं, तो थर्ड वाले में ये एक मीकली, मीकली का मतलब होता है नरमी से, हल्का-फुल्का, धीमा-धामा। ये भी अच्छा वर्ड है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपनी राइटिंग्स में, इसको आप नोट करें। अच्छा डियर व्यूअर्स जो इस वक़्त मेरी बात सुन रहे हैं, ये मैं इसलिए पॉइंट आउट करवा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग मेरे इन वीडियोज़ को देखते हैं, जो कि सीएसएस, पीएमएस वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं और जो अपने एसेज़ वगैरह जिन्होंने इसके बाद राइटिंग करनी होती है, तो इसलिए मैं ये पॉइंट आउट करवाता हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी ज़रूर इससे हेल्प लेंगे जो कि जो है ना वो मतलब जो कि जनरली राइटिंग के स्टूडेंट हैं और वो अच्छी राइटिंग करना चाह रहे हैं। और तीसरी ऑडियंस मेरी वो है कि जो सिर्फ़ इन वीडियोज़ को सुन के सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने बाद में राइटिंग नहीं करनी, सिर्फ़ इन्होंने ये सुनना ही होता है। तो इसलिए जो पहले 2 कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं मेरे व्यूअर्स की, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अनलीश भी एक अच्छा वर्ब है। इसका मतलब होता है रिलीज़ करना, ज़ाहिर कर देना, छोड़ देना, यस।
और फिर डिनाउंस एक अच्छा वर्ब है, तनकीद करना। मैं ज़्यादातर इसमें ना आपको वर्ब्स बताता हूँ, क्योंकि वर्ब्स ही हैं जो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स की राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक हो गया? तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो एक अच्छा आपका एक्सप्रेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।